चलिए देखिए, आज आपका न्यू चैप्टर है, चैप्टर 8। ये फिजिकल केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर फिनिश होने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री आपकी फिनिश्ड, ठीक है। इसके बाद फिर आपका इनऑर्गेनिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर आपका ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में आपको नोट्स नहीं बनवाएंगे, उस पे हम लेक्चर दे देंगे आपको, जो जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे वो आपको हम राइट करा देंगे, ठीक है। पहले आज देख लेते हैं चैप्टर 8। इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मतलब रासायनिक बलगतिकी। क्या है? रासायनिक बलगतिकी। पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये 12th का 3rd नंबर चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 12th क्लास का 3rd चैप्टर है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स। इस पे पढ़ना क्या है आपको, ठीक है। अभी तक जितनी भी रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं, ठीक है, तो उन रिएक्शंस की क्या मैकेनिज्म है, उनकी रेट क्या है, दर क्या है, पढ़ना क्या है। उनकी रेट क्या है, किसकी? रिएक्शंस की, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ना है? इनकी क्रियाविधि क्या है, इट मीन्स मैकेनिज्म, ठीक है। और ये जो नीट में क्वेश्चन बनेंगे आपके, यहां से आपका सिलेबस से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। यहां से कितने क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर से आपको? 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो बनता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, या फिर बनता है आणविकता से। आपको हमने फर्स्ट चैप्टर में जो सोल्यूशन चैप्टर पढ़ाया है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था मूलरता, मूलरता पढ़ाया था, ठीक है। मूलरता के तरीके सेम एज इट इज वही है चीजें, सिर्फ इसकी टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या लिख लेंगे? रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, अभी लिखो नहीं, अभी बता देंगे। टल, अभी लिखो नहीं, क्या नाम है? आर्यन। लिखो नहीं, अभी लिखा देंगे, ठीक है। दूसरा एक मैंने लिखा था आपको एक्टिव मास। समझ लो, पहले चीजों को समझ लोगे तो अपने आप से कर लोगे अभी, ठीक है। एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास मोलरता की डेफिनेशन लिखा है हमने। क्या लिखा है मोलरता की डेफिनेशन? मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरता। वेरी गुड। और कोई? हाँ, 1 लीटर का कोई विलयन है, 1 लीटर विलयन में मूलों की संख्या, मूलों की संख्या क्या कहलाता है? सक्रिय मात्रा कहलाता है। एक्टिव मास मीन्स क्या होता है? सक्रिय मात्रा या द्रव्यमान, ठीक है। इसे हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम लिख लें किसी का भी सक्रिय द्रव्यमान, पहले इतना लिख लो, हेडिंग डालो चैप्टर 8 रासायनिक बलगतिकी, बलगतिकी की डेफिनेशन लिख लो। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। लिख लो तुम भी। क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगति कहलाता है। रासायनिक छोड़ दिया गया। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगति कहलाता है। रासायनिक बलगति कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे एक्टिव मास या सक्रिय मात्रा। सेम ये डेफिनेशन लिख लेंगे। 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में पदार्थ के मोलों की संख्या सक्रिय मात्रा कहलाता है या एक्टिव मास कहलाता है। एक्टिव मास कहलाता है। इसे बड़े ब्रैकेट से दर्शाते हैं। सक्रिय मात्रा कहलाता है, इसे बड़े ब्रैकेट से दर्शाते हैं। लिख लिया। अर्थात एक ही सक्रिय मात्रा एक्टिव मास ए बराबर Na अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये लिख लेंगे। लिख लिया। एक्टिव मास ए बराबर Na क्या बता रहा है यहाँ पे? ए के मोलों की संख्या क्या बता रहा है यहाँ पे? ए के मोलों की संख्या अपॉन V क्या है? विलयन का आयतन। अगर Na निकालना है तो हमने देखो ये सेम मोलरता जैसे पढ़ाया है, ठीक है, सेम मोलरता जैसे, लेकिन यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक्टिव मास हो जाएगी। फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। Na बराबर क्या हो जाएगा? WA अपॉन MA, ये लिख लेंगे। लिख लिया। अब देखिए इसकी वैल्यू यहां पर रख देंगे। एक्टिव मास ए बराबर अब क्या हो जाएगा? WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन, यही मोलरता की भी डेफिनेशन थी और यही क्या है? एक्टिव मास भी है।
हो गया, रब कर दे, हो गया। अगली हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, जैसे इकाई समय अंतराल पर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो अभिकारक में क्या चेंज होगा और प्रोडक्ट में क्या चेंज होगा। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर। लिख लेंगे, इसमें डेफिनेशन लिख लेंगे, इकाई समय अंतराल, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन, मोलर सांद्रता में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। याद कितना करना है आपको, मोलर सांद्रता में परिवर्तन, क्या क्या चेंजमेंट होगा। रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं, अर्थात अभिक्रिया की दर R बराबर अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, अपॉन समय अंतराल। लिख लेंगे, लिख लिया। यहीं पर लिख लीजिए, या R बराबर अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन नहीं, कमी, अभिक्रिया की सांद्रता में कमी अपॉन समय अंतराल। अभी लिखो नहीं, ठीक है। अगर अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी तो माइनस का सिंबल लगेगा, भी ना लिखो, ठीक है। अगर किसी चीज में कमी होती है, ठीक है, तो उसके आगे पहले हम क्या करते हैं, माइनस का सिंबल लगाते हैं, ठीक है। डेल्टा इंटू अभिकारक अपॉन समय अंतराल को क्या डेल्टा टी से लिखा जा सकता है, डेल्टा टी से लिखा जा सकता है। डेल्टा टी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1, ठीक है। अगला देखो, इसी प्रकार, अभी लिखो नहीं बच्चा,
इसी प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे अभिक्रिया का लिखा वैसे क्या करेंगे, उत्पाद की सांद्रता में क्या होगा, कमी होगा कि वृद्धि? कमी होती है? समय अंतराल क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा इंटू उत्पाद अपॉन डेल्टा टी। अब लिख लीजिए, ये हमेशा प्रोडक्ट किसमें होगा, प्लस में, ठीक है। रिएक्टेंट किसमें होगा, माइनस में। अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और सबकी कॉपी में देखेंगे, अभी नोट करिए इसको, देते हैं अभी क्वेश्चन। लिख लिया? रफ कर दे, ये समझ में आ गया ना? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पर। हेडिंग लिखेंगे अभिक्रिया दर समीकरण। अभिक्रिया दर समीकरण। अब आपकी पेन नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे आप, ठीक है। अभिक्रिया दर समीकरण कैसे निकालेंगे, ठीक है। गाथा लिखने की जरूरत नहीं, जितना आपके एग्जाम में है उतना देखिए आप, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई अभिक्रिया ले लिया, ए प्लस बी, प्रोडक्ट में क्या चेंज हो रहा है, सी प्लस डी। रेट ऑफ रिएक्शन लगाना है, कैसे लगाएंगे, इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो यहां पर देखिए, बोर्ड पे देखिए, जिसका काम है वो देख लेगा। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रिएक्टेंट का क्या होगा, अभिकारक का, माइनस डेल्टा, अभिकारक कौन सा है यहाँ पे, ए, वेरी गुड, अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस एक्टिव मास बी। अभी एक्टिव मास पढ़ाया आपको, एक्टिव मास का मतलब नहीं समझ में आता है क्या, सक्रिय द्रव्यमान तो होता है कंसंट्रेशन। जैसे यहां पर हमने कोई चीज लिख दिया ए, ये किसी की मात्रा होगी, ए फॉर ए। अगर इसी को हमने एक्टिव मास में लिख दिया तो ये क्या हो गई, इसकी कंसंट्रेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां लिख दिया अंश, क्या लिख दिया, अंश। तो अंश एक क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। अगर यहीं पे हमने अंश के नाम में एक्टिव मास लगा दिया तो अंश का कोई वेट होगा ना, अंश का कोई वेट होगा, द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये इतना सा डिफरेंस है एक्टिव मास में, कंसंट्रेशन लिखी जाती है एक्टिव मास में, समझ आया। अगला देखेंगे
अभी आप ही लोग करेंगे क्वेश्चन। डेल्टा टी। अब चलिए प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? डेल्टा एक्टिव मास सी अपॉन, वेरी गुड, समझ में आ गया कहाँ प्लस लगाना है कहाँ माइनस लगाना है, सबको आया? अभी एक क्वेश्चन देते हैं। फिर रेट ऑफ रिएक्शन प्लस माइनस कुछ होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उत्पाद में क्या लिख रहे थे आप? वृद्धि। वृद्धि मीन्स प्लस, तो प्लस तो लगाएंगे नहीं। एक्टिव मास डी अपॉन, अब इसको आपको लगातार लिखना तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रेट ऑफ माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्टिव मास बी अपॉन, अगला क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्टिव मास सी अपॉन डेल्टा टी इट इज इक्वल टू डेल्टा एक्टिव मास डी अपॉन, लिख लीजिए इसको, इस तरह भी लिखा जा सकता है। लिखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। पहले इतना लिख लीजिए, इजी है ना? केमिकल काइनेटिक्स इजी है? ये अभी तक इजी लगा? बोल नहीं रहे तुम लोग। इससे भी इजी हो सकता है क्वेश्चन? नहीं, सिर्फ क्या करना, आगे जो रिएक्टेंट है उसके पहले माइनस लगा देना है और प्रोडक्ट में प्लस लगा देना। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, लिखो। अब क्वेश्चन बहुत कराएंगे इस पे, 4 से 5 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। बहुत इजी, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब आपको जितने क्वेश्चन देंगे डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना है, इतना लंबा प्रोसेस कोई नहीं लिखेगा, डायरेक्ट आप एक सीक्वेंस में एक लाइन में आंसर देंगे ये। ठीक है, लिख लो, पहले इसे नोट करो जल्दी। क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन लिखिए और इसका आंसर आप लोग निकालेंगे। लिखिए, दूसरा एग्जांपल लिखिए, ये फर्स्ट था आपका। दूसरा लिखेंगे अभिक्रिया 2A। अभी देखो हम ए की जगह किसी केमिकल का नाम नहीं राइट कर रहे हैं, ठीक है? अभी सिर्फ आप सीखिए, इस क्वेश्चन में सीखिए, इसके बाद आपको देंगे 2A प्लस 3B, चेंज होगा ये प्रोडक्ट में, C प्लस 4D। रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के बताइए। टू की वैल्यू नहीं लिखी जाएगी क्या आर्यन? प्रिंस, हमने इरिवर्सिबल का सिंबल लगाया है। आपने किया 2 ये पूरा आपने लिख दिया, पूरी पूरी वैल्यू रख दी आपने है? नहीं लिखना, तुमने ए को काट दिया, वाह क्या बात है।
इसका मतलब अभी आपको समझ नहीं आया। हमने सिर्फ इसकी जगह पर मोल्स रख दिए, तो मोल्स को भी आपने उठा के एक्टिव मास के अंदर रख दिया। एक्टिव मास के अंदर सिर्फ कंसेंट्रेशन लिखी जाएगी रिएक्शंस की, उसके मोल नहीं लिखे जाएंगे। किसी का आया? कोई बताना चाहेगा? आया मयंक तुम्हारा? कहाँ लिखा? समझ आ रहा है क्या लिखा है? एक्टिव मास नहीं लगा एक में भी। मयंक आपका आ गया? दिखाओ आर्यन। कुछ हद तक सही है आर्यन, बहुत बेटर है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है। आपका बिल्कुल गलत है। और कोई? कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंसंट्रेशन निकालना है। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना था। हमने बताया आपको रिएक्टेंट में क्या होता है, हमेशा कमी होती, और इसको माइनस की वैल्यू में लिख लेना है आपको कंसंट्रेशन के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस क्या होगा? 1/2 होगा। समझ आया? फिर इसके बाद होगा डेल्टा एक्टिव मास A अपॉन डेल्टा T। अब समझ आया? अगला क्या होगा? अगले में क्या होगा? -1/3 डेल्टा एक्टिव मास B अपॉन डेल्टा T। कुछ करना था इसमें? कुछ नहीं था। इट इज इक्वल टू, यहां पर क्या है? कुछ भी नहीं है, तो यहां पर क्या करेंगे? डेल्टा एक्टिव मास C डेल्टा T इट इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा एक्टिव मास B अपॉन, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। क्वेश्चन लिखते हैं अब इस पे, लिख लो इतना पहले। लिख लोगे, बहुत सिंपल है, पर मिस्टेक करोगे। लिखो अमोनिया। एग्जाम्पल दिया जाए इसी पे। लिखो अमोनिया का दिया जाए एग्जाम्पल। लिख लो N2 प्लस 3H2 बन जाएगा इधर क्या? NH3। रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए इसकी। नीचे वाला रफ कर दिया जाए। सिंपल है, निकाल लोगे? निकालो। आ गया? कितना आया आर्यन? मेहनत इतनी कर रहे हो, लेकिन एरो क्यों लगा दिया यहाँ पे? मैंने उसको बराबर कर दिया। थोड़ा सा मिस्टेक है आपका, बाकी पूरा सही। थोड़ी सी मिस्टेक। और किसी का? कोई दिखाना चाहेगा? कितना निकाला? टोटल चेंज गलत।
इधर किसी ने निकाला? गर्ल्स में किसी का आया? अरे क्या नाम, मयंक? मयंक बढ़िया एक्टिव मार्क्स बना के रखे, मैडम जो लिखेंगे वही लिख लेंगे। गुड। देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। हमने क्या बताया, रिएक्टेंट हमेशा ऑल टाइम नेगेटिव रहेगा, कुछ करना ही नहीं था। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है आपको, क्या कर देना है, माइनस डेल्टा एक्टिव मास N2 अपॉन डेल्टा टी। इसमें इतना सोचना क्या था, सोचने जैसा कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं। आगे का बिल्कुल सेम, इट इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा एक्टिव मास H2 अपॉन डेल्टा टी, इट इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। कुछ है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने क्या गलती करी, N2 का 2 जो है एक्टिव मास के बाहर रख दिया आपने, तो एक N अंदर रहेगा, बाकी वो 2 बाहर चला जाएगा जंप करके। लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और दिया जाए। एक क्वेश्चन और करिए। ये कौन सा नंबर था, तीसरा? चौथा करिए। लिखिए अभिक्रिया SO2, लिखिए SO2 प्लस, अगला लिखिए 1/2 O2, इट इज इक्वल टू SO2। इसको निकालिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, निकालिए। बहुत सिंपल है, आई थिंक किसी का तो सही होना चाहिए। हो गया, लाओ। इसी पे तो दिमाग लगाना है आर्यन, इसीलिए तो 1/2 दिया है इस बार। अगर 1/2 है तो कैसे निकालोगे, अभी तो 1/2 लिख रहे थे, 1/3 लिख रहे थे। अगर हमने डायरेक्ट क्वेश्चन में 1/2 दिया है तब यही तो निकालना है। गलत, 1/4 हो जाएगा। कहां से स्क्वायर कहां कर लोगे उसका, कितना आया? एलसीएम ले रहा है वो, देखो ला बेटा दिखाओ। नहीं वो मैम 1 हो जाएगा 1। इनका आंसर सारे बच्चे देखेंगे। इन्होंने पहले क्या करा है कि सब कुछ लिख लिया, इनको जितना समझ आया एक्टिव मास बना लिया है। अब मैडम जो बोर्ड पे लिखेंगी वो बोर्ड क्या, ये क्या करेंगे, एक्टिव मास में उसको लिख लेंगे। पहले से फ्रेमवर्क बना लिया है, सिर्फ उसमें आंसर फिट करना है। अभी बताते हैं। नहीं देखो यहां पर कुछ है, कुछ भी नहीं है। सिंपल वे में क्या लिख लेंगे, माइनस डेल्टा एक्टिव मास SO2 बाई डेल्टा टी। फ्रेमवर्क में अपने फिट कर लो SO2, इतना ही सिर्फ खाली छोड़ के रखा था, ठीक है। आगे इक्वल रखेंगे। अब देखो यहां पर अगर 1/2 है तो 1/2 को क्या करना था, 1/2 को सॉल्व करना था। 1/2 को क्या करना था, सॉल्व करना था। कितना होगा यहाँ पर, -0.5 डेल्टा एक्टिव मास O2 अपॉन डेल्टा टी, इट इज इक्वल टू, आगे क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्टिव मास SO2 बाई डेल्टा टी।
लिख लीजिए आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन करा दी क्या थोड़ा सा बड़ा? इससे ज्यादा टफ नहीं बनेगा। वन अपॉन अपॉन में रहेगा ये ऐसे। बात तो वही हो गई, यही तो बताना था। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर कैसा रहेगा। ऐसे भी आंसर्स बनते हैं, यही बताना चाहते थे। तो यही तो लॉजिक लगाना था जो अभी तक नहीं लगा आप लोगों का। चाहे तो 1/2 लिखिए, चाहे 0.5 लिखिए। टू ही तो आएगा। किसका आंसर सही था? उसने 2 कहाँ लिखा था? ऊपर लगा दिया तो सही हो गया। मैंने मतलब भाई मतलब ये बराबर 2.10 लिख लिया। समझ आया सबको? सारे बच्चे कर लेंगे पक्का? सब बच्चे कर लोगे? चलो इसी में करो। है 2SO2 प्लस O2 SO3, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। बहुत सिंपल है। अगर ये आ जाएगा तो फिर आपको आगे एक क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन आता है प्रकट होने का और लुप्त होने का आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे इस पे। ये निकाला सबने? समझ में आ गया? कितना आया बोल दो वहीं से। -1/, कुछ लोग फ्रेमवर्क बना के बैठे होंगे तो वो चिटपट कर लेंगे ना। आगे अब तो आ ही जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, इसी से क्वेश्चन लिखो। इसी का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहेगा। अभिक्रिया के प्रकट होने पे क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन लिखो पहले। इस पे लिखो निम्न अभिक्रिया के लिए, निम्न अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर तथा निम्न अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर तथा अभिकारक के लुप्त होने की दर, क्वेश्चन आया हुआ है। अभिक्रिया के लुप्त होने की दर, अभिक्रिया नहीं अभिकारक होना चाहिए यहाँ पे। अभिकारक में हाँ, अभिकारक के लुप्त होने की दर और उत्पाद के प्रकट होने की दर के लिए, उत्पाद के प्रकट होने की दर के लिए व्यंजक लिखिए। लिख लिया? चलिए अब अभिक्रिया की दर आप लोग निकालेंगे, सिर्फ प्रकट होने की और विलुप्त होने का हम बताएंगे आंसर।
रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, रिएक्शन टू ए प्लस 3B चेंज होगा ये आपका 4C प्लस 5D। रेट ऑफ रिएक्शन निकालो इसकी फटाक से सारे बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए इसकी जल्दी। हो गया, कितना आया? -1/2 डेल्टा ए अपॉन इट इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा एक्टिव मास बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? 1/4 डेल्टा एक्टिव मास सी अपॉन डेल्टा टी इट इज इक्वल टू 1/5 डेल्टा एक्टिव मास डी अपॉन डेल्टा टी। यहां तक सब निकाल लेंगे अभिक्रिया की दर। ठीक है, इसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया इसने, क्या कहा? क्या है क्वेश्चन? अभिकारक के प्रकट होने की, लुप्त होने की, लुप्त ही लिखा है ना, नहीं कुछ और, लुप्त ही तो लिखा है बच्चा। अभिकारक के लुप्त होने की दर, देखो पहले बोर्ड पे देखो, अभिकारक के लुप्त होने की दर को हम R1 से लिख लिया जाए। ठीक है, अब देखो कैसे आएगा। अगर अभिकारक की बात कर रहा है यानी रिएक्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा? R1 इट इज इक्वल टू, जितनी यहां पर वैल्यूज लिखी हैं, वैल्यूज को नेग्लेक्ट करके बाकी कंसंट्रेशन को लिख लिया जाता है। ठीक है, बाकी इनको हटा देंगे, यहां क्या लिख लेंगे? डेल्टा एक्टिव मास ए अपॉन डेल्टा टी इट इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन, यही क्या आ गया? अभिकारक के लुप्त होने की दर। वैल्यूज को नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह फिर आपका है क्या? उत्पाद के प्रकट होने की दर। प्रकट होने की दर को R2 से लिख लिया जाए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। R2 इट इज इक्वल टू, यहां की भी सारी वैल्यू हटा देंगे, क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्टिव मास सी बाई डेल्टा टी इट इज इक्वल टू डेल्टा एक्टिव मास डी बाई डेल्टा टी। यही आंसर हो गया, लिख लीजिए। सिंपल है, जितना इसका टॉपिक टफ लग रहा है उतना लेकिन न्यूमेरिकल बहुत इजी है इसका। समझ में आ जाए तो आप हजारों एग्जाम्पल कर ले जाएंगे। नोट कर लीजिए।
हो गया, रब कर दे। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हेडिंग लिखेंगे ताक्षणिक अभिक्रिया वेग। ताक्षणिक अभिक्रिया वेग। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट होता क्या है? ताक्षणिक अभिक्रिया वेग। ये टर्म का मतलब समझ में आ रहा? ताक्षणिक में तत्क्षण, तत्क्षण तुरंत, तत्काल। ठीक है, ऐसी कोई रिएक्शन जो तुरंत हो जाए, जिसमें एक मिनट का, एक सेकंड भी समय ना, एक सेकंड से भी जो छोटा हो, तत्क्षण, तुरंत डालो, तुरंत रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप वाटर ले लीजिए, वाटर में आप क्या करिए, जैसे आप सोडियम का मेटल डालते हैं, सटाक से आग लग जाती है, रिएक्शन करता है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ताक्षणिक। ठीक, उसका क्या रेट होगा, उस सिंबल को कैसे रिप्रेजेंटेट करते हैं? जैसे अभी आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे, ठीक है, तो क्या लिख रहे थे? डेल्टा, एक्टिव मास में जो चीजें होती थी, डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन चल रही है अपने आग से, अपने वेग से, अपने रेट से। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, तत्क्षण मींस तुरंत रिएक्शन होती जा रही। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा क्या, सिर्फ डी लगाना है, जैसे dx अपॉन dt। ठीक है, जो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी उसके लिए आपको क्या वर्ड यूज करना है, डी वर्ड यूज करना है। ठीक है, इसको लिख लेंगे, लिखिए, किसी क्षण पर अभिक्रिया, किसी क्षण पर अभिक्रिया या वेग, किसी क्षण पर अभिक्रिया या वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। ताक्षणिक वेग कहते हैं। आर इट इज इक्वल टू dx अपॉन dt। क्वेश्चन कराएं, जैसे एक रिएक्शन लिखिए, 2a प्लस 3b चेंज हो रहा है आपका 4c प्लस 5d। अब देखिए, यहां पर एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब आपको ताक्षणिक अभिक्रिया वेग लिखना हो तो इसका हम कैसे लिखेंगे बताइए? सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ डेल्टा की जगह क्या लिखना है आपको, डी लिखना है। तो क्या हो जाएगा, -1/2। डेल्टा की जगह क्या लिखना है, डी लिखना है, और एक्स की जगह क्या है रिएक्टेंट में, ए अपॉन डी टी। कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3 डी एक्टिव मास बी अपॉन डी टी। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1/4 डी एक्टिव मास सी अपॉन डी टी। इट इज इक्वल टू 1/5 डी एक्टिव मास डी अपॉन डी टी। लिख लीजिए, सिंपल है। अभी तक तो लग रहा है सिंपल ना। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी पड़ेगा, इसमें 4 या 5 लेक्चर पड़ जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं।
हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे औसत अभिक्रिया वेग। औसत अभिक्रिया वेग, औसत अभिक्रिया वेग। इसमें क्या होगा, जैसे दो रिएक्शंस हो रही हैं, दोनों के बीच जो समय अंतराल लग रहा है वही क्या होगा, औसत अभिक्रिया वेग होगा। ठीक है, लिख लेंगे इसमें एक लाइन में, किन्हीं दो समय अंतरालों, किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच अभिक्रिया का वेग किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया के दर की इकाई, यूनिट कभी कभी आ जाती है। अभिक्रिया के दर की इकाई, अभिक्रिया के दर की इकाई यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आर, इट इज इक्वल टू क्या लिख रहे थे आप, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यही लिख रहे थे। ए क्या थी आपकी, सांद्रता, और डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल। ठीक है, सांद्रता का क्या लिखाया था हमने मोलरता में, बताओ, वेरी गुड, मोल लीटर इनवर्स अपॉन समय का सेकेंड, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये लिख लीजिए। एक लाइन यहां पर नीचे लिख लीजिए, नोट पॉइंट करके, नोट पॉइंट करके लिख लो, गैसीय अभिक्रियाओं में जब, गैसीय अभिक्रियाओं में, गैसीय अभिक्रियाओं में जब गैसों के सांद्रण को, गैसों के सांद्रण को उनके आंशिक दाब के पदों में, उनके आंशिक दाब के पदों में प्रदर्शित किया जाए, प्रदर्शित किया जाए तो वायुमंडलीय, वायुमंडलीय सेकंड इनवर्स में होता है, वायुमंडलीय सेकंड इनवर्स में होता है। अगली हेडिंग लिखेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। इसको हम शायद लिखा चुके हैं किसी चैप्टर में, थर्मोकेमिस्ट्री में लिखा है थे क्या, लिख लो एक लाइन में, थोड़ी सी छोटा सा लिख लो, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, बहुत सिंपल है। किसी अभिक्रिया की दर, किसी अभिक्रिया की दर किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय मात्रक,
उसके अभिकारकों के सक्रिय मात्रक के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। एग्जाम्पल से एक समझ लेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे कोई अभिक्रिया है A प्लस बी, प्रोडक्ट क्या बना रहा है C प्लस टी, ठीक है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया क्या कहती है, R इट इज इक्वल टू एक्टिव मास A एक्टिव मास B के समानुपाती होता है। अगर यहां से समानुपात का निशान हटाएंगे तो क्या आएगा, द्रव्यानुपाती क्रिया का कांस्टेंट आएगा, ठीक है। एक्टिव मास A एक्टिव मास B लिख लीजिए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है 2A प्लस 3B 4C प्लस 5D, बताइए R की वैल्यू कितनी आएगी। क्या होगा, 2A है, 2A आगे आगे मोल्स का इन्वर्स कहां चला जाता है, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यही है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। दस मिनट है, जल्दी से एक टॉपिक और लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिकारकों का वर्गीकरण, अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण, अभिक्रियाओं, अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं, अभिकारक बोल दिया था क्या, लिख लिया। देखिए 3 टाइप्स की होती है, बोर्ड पे देखो, अगर समझ आ जाएगा तो नहीं लिखाएंगे, अगर नहीं समझोगे तो फिर लिखा देंगे चीजों को, ठीक है। बोर्ड पे देखिए, अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर, मतलब यहां पर क्या मतलब है कि कोई भी रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही, स्लो हो रही,
उसकी क्या वेलोसिटी है, क्या रेट है, क्या दर है। ठीक है, तो कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। पहली देख लेंगे, अभी हमने आपको लिखा ही दिया था। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया। दूसरी होती है वेरी स्लो, वेरी स्लो रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बहुत ही धीम, अति मंद रिएक्शन। और एक और होती है, पढ़ा है इसको किसी ने, मॉडरेट रिएक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, मध्यम अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, मध्यम अभिक्रिया। जैसे देखो, पहली अभिक्रिया है तात्क्षणिक होगी, जैसे आप ले लीजिए बेरियम क्लोराइड ले लीजिए, प्लस अगर बेरियम क्लोराइड में कभी भी अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 मिला दिया, ठीक है, कभी भी अगर ये रिएक्शन आप कराएंगे तो ये इधर बनाता है बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट का क्या बनाता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो 10 की पावर -14 से 10 की पावर -16 के बीच होती है। इतनी फास्ट रिएक्शन होती है, इतनी फास्ट कि आप जैसे ही चीजों को डालेंगे वैसे ही ये क्या कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है। ठीक है, दूसरी है आपकी वेरी स्लो रिएक्शन। क्या, हाँ, 2 मोल HCl बन जाएगा। बैलेंस कर रहे हो कहाँ बेटवा, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन क्या है, जैसे आप घर खरीद के ले आए लोहा, इन्वायरमेंट से पड़ गया उसमें क्या, ऑक्सीजन, फिर नमी भी तो रहेगी लोहे में, क्या बन जाएगा, बहुत दिनों तक ये पड़ा रहेगा, लॉन्ग टाइम, कई साल, कई वर्ष, कई महीने, कई सप्ताह, तब ये क्या बना लेता है आपके Fe2O3 डॉट x मोल H2। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रस्ट मीन्स लोहे पर जंग लगना, बहुत स्लो रिएक्शन होती है। तुरंत लोहा खरीद के लाओ, तुरंत जंग लग जाएगा, नहीं ना, धीरे 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 बहुत लंबा समय होता है तब लगता है। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शंस क्या होती है, मॉडरेट रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो ज्यादा समय तो नहीं लेती हैं लेकिन मीडियम साइज में हो जाती हैं। जैसे हम लोग लैब में प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो जैसे आज बनाकर जाइए तो कल वो, जैसे मुहर साल्ट का है, आज बनाकर जाइए कल रख देंगे, तो वेरी सिंपल, उसके छोटे छोटे जो है आपको ब्लू कलर के क्रिस्टल नुकीले निकीले सुई की जैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो यही टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है। कल इसको बता देंगे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। टेम्परेचर का क्या होगा, प्रेशर का क्या होगा, ठीक है, इसके नेचर कैसे होते हैं। तो यहाँ से कभी कभी 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो किसी भी टॉपिक को इस चैप्टर में छोड़ेंगे नहीं, और ये सैटरडे तक फिनिश हो पाएगा। ठीक है, सैटरडे तक लग जाएगा इस चैप्टर में, 5 डेज लगेंगे। ठीक, नोट करना चाहो तो, लिखना चाहो तो हम लिखा दें, है? नहीं लिखना चाहते, ठीक है। मयंक